We have VICA. VICA stands for Vicato Environment for Knowledge Analysis. VICA is a data mining software that uses a collection of machine learning algorithms. These algorithms can be applied directly to the data or called from the Java code. VICA जो है ये एक डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स का मजमूआ मौजूद है जिसको हम इस्तेमाल करके अपने डाटा सेट को यूजफुल इंफॉर्मेशन में तब्दील कर सकते हैं और इस के एल्गोरिथम्स को हम डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं और जावा कोड के साथ भी कॉल कर सकते हैं। इसके जो कलेक्शन ऑफ टूल्स हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर उनके नेम यहाँ पर लिख दिए गए हैं। रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन, डाटा प्री प्रोसेसिंग, क्लासिफिकेशन और विजुअलाइजेशन। इनकी डिटेल जो है वो फर्दर हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। वीकास फीचर, वीका के कुछ फीचर्स हैं जिनको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि वीका की जो कोडिंग हम जावा कोड में करते हैं उसको हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं। ये नहीं है कि हम जावा पर कोड अगर विंडोज़ पर कर रहे हैं तो उसको लिनक्स पर या यूनिक्स पर हम नहीं चला सकते। इसका मतलब है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोडिंग करें और उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नंबर 2 पे है ओपन सोर्स एंड फ्री। वीका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और फ्रीली अवेलेबल है, यानी आप फ्रीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और डाटा माइनिंग परफॉर्म कर सकते हैं और ये ओपन सोर्स भी है। नंबर 3 पे है डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स फॉर डाटा माइनिंग। वीका के अंदर बहुत से मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं डाटा माइनिंग के लिए, डाटा को माइन करने के लिए। नंबर 4 पे है इजी टू यूज। इसको यूज करना बहुत ज्यादा इजी है, हमें किसी ट्यूटोरियल की जरूरत नहीं पड़ती इसको सीखने के लिए। हम सिंपली अपने डाटा सेट को इंपोर्ट करते हैं और उस पर डाटा माइनिंग परफॉर्म कर लेते हैं। नंबर 5 पे है डाटा प्री प्रोसेसिंग टूल्स। इसके अंदर डाटा के प्री प्रोसेसिंग टूल्स भी हैं जिनकी डिटेल्स हम आपको नेक्स्ट बताएंगे कि हम उन टूल्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके नेम हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट है जी फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्क्रिप्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पर हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम अपने एक्सपेरिमेंट्स को स्क्रिप्ट कर सकें। मतलब एक एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया, डाटा सेट को इंपोर्ट किया, उसके ऊपर फंक्शंस परफॉर्म किए, टूल्स अप्लाई किए और हम हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। फिर हम किसी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को भी देख सकते हैं, उसके ऊपर भी टूल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स को स्क्रिप्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट, 3 ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके 3 GUI इंटरफेस हैं जिसे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, जिसके अंदर बटन्स, मेन्यूज और आइकन्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ वीका। वीका को इंस्टॉल किस तरह से किया जाता है? आप वीका को एक इस लिंक के साथ डाउनलोड कर सकते हैं जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इस लिंक के साथ डाउनलोड करने के बाद आपने इसकी एक्जी फाइल को चूज करना है। EXE फाइल जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, इसको चूज करना है और इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर आप इसका इंटरफेस भी देख सकते हैं। सो वीका एप्लीकेशन इंटरफेस। वीका के एप्लीकेशन इंटरफेस कौन कौन से होते हैं? देयर आर टोटली 5 एप्लीकेशन इंटरफेस अवेलेबल फॉर वीका। वीका के यहाँ पर 5 एप्लीकेशन इंटरफेस अवेलेबल हैं। When we open Vika, जब हम इंस्टॉल करने के बाद Vika को ओपन करते हैं, it will start the Vika GUI chooser screen from where we can open the Vika application interface। तो जैसे ही हम Vika को ओपन करते हैं वहां पर हमारे पास एक चूजर स्क्रीन आ जाती है जिसमें ये 5 इंटरफेस होते हैं और इन 5 इंटरफेस में से हमने किसी एक इंटरफेस को चूज करना होता है। ये देखें जी, जैसे हम इसको ओपन करेंगे वीका का GUI चूजर आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और इसके अंदर 5 तरह के वो इंटरफेस हैं जिनमें से आप किसी एक को चूज करेंगे। सो इन 5 की डिस्क्रिप्शन क्या है, इनका क्या मकसद है या इनके अंदर किस तरह की डिटेल्स है उसको यहाँ मेंशन किया गया है। सबसे पहला इसमें इंटरफेस जो होता है वो एक्सप्लोरर होता है। एक्सप्लोरर क्या है? इज अ जियोग्राफिकल इंटरफेस टू परफॉर्म द डाटा माइनिंग टास्क ऑन रॉ डाटा। ये एक ग्राफिकल इंटरफेस होता है। ग्राफिकल इंटरफेस मैंने आपको पहले भी बताया, जिसके अंदर बटन्स होते हैं, टैब्स होती हैं, मेन्यूज होते हैं, आइकन्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपने डाटा सेट को माइन कर सकते हैं। नंबर 2 पे है एक्सपेरिमेंटर। एक्सपेरिमेंटर अलाउज यूजर टू एग्जीक्यूट डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल वेरिएशंस ऑन डाटा सेट्स। ये जो एक टैब है या ये जो एक इंटरफेस है, इसके अंदर हम अपने डाटा सेट पर वेरिएशंस देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके। मतलब फॉर एग्जांपल हमने एक डाटा सेट इंपोर्ट किया, उसके ऊपर टूल्स अप्लाई किए और वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फिर हमने कोई डाटा सेट
चूज किया और उसके ऊपर टूल्स अप्लाई किए, और उसकी जो रिजल्ट होंगी उसको हम दूसरे से कंपेयर करके एक्सपेरिमेंट्स को जज करेंगे, उनमें वेरिएशंस देखेंगे कि क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई। नंबर 3 पे है नॉलेज फ्लो। एक्सप्लोरर विद ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी स्पोर्ट्स इंक्रीमेंटल लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस रिजल्ट्स। इस नॉलेज फ्लो में हम देखते हैं कि हमने जो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनके क्या रिजल्ट्स आए, और बाद में हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपने डाटा सेट पर उनके क्या रिजल्ट्स आए हैं। तो ये एक नॉलेज फ्लो बन जाता है, यानी फ्लो में आ जाता है कि डेट वाइज या डाटा सेट वाइज आ जाता है कि हमने पहले ये डाटा सेट चूज किया, उसका हमने डाटा माइनिंग की, उसका रिजल्ट ये आया। नेक्स्ट हमने ये डाटा सेट चूज किया, उसकी डाटा माइनिंग की, और उसका रिजल्ट ये आया। तो ये एक फ्लो बनता जाता है जिसे हम नॉलेज फ्लो कहते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारा डाटा सेट किस तरह से यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंपल CLI, जिसे हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। जैसे कि हमारे विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट यूज होता है जिसकी मदद से हम कमांड्स टाइप करके अपने सिस्टम को रन करते हैं, इसी तरह यहाँ पर वीका पर भी CLI इंटरफेस है जहाँ पर हम कमांड्स टाइप करके डाटा माइनिंग कर सकते हैं। सिंपल इंटरफेस फॉर एग्जीक्यूटिंग कमांड्स फ्रॉम अ टर्मिनल, यहाँ पर एक सिंपल सा एक इंटरफेस है जहाँ पर हम कमांड्स टाइप करके एग्जीक्यूटिंग कर सकते हैं। लास्ट पर हमारे पास है जी वर्क बेंच। वर्क बेंच भी एक इसका इंटरफेस है जहां पर सारे GUI इंटरफेस को कंबाइन करके एक बनाया गया है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसे आप चूजर स्क्रीन कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए जी, वीका किस तरह के डाटा फॉर्मेट्स के साथ माइनिंग करता है। सो वीका डाटा फॉर्मेट्स, Vika uses the attribute relation file format, that is ARFF, for data analysis by default. By default जो ये डाटा को पिक करता है या जो डाटा की माइनिंग करता है उसमें सबसे पहले हमारे पास एट्रीब्यूट रिलेशन फाइल फॉर्मेट है जिसे हम ARFF फाइल्स फॉर्मेट भी कहते हैं। इसको ये डाटा माइनिंग के लिए यूज करता है। But listed below are some of formats that Vika supports from where data can be imported. लेकिन नीचे कुछ इस तरह के हमने लिस्ट किए हुए हैं फॉर्मेट्स जिनको विका सपोर्ट करता है। नंबर 1 है जी CSV। ये एक फाइल फॉर्मेट है CSV, और इसके अंदर जो एक्सटेंशन होती है वो ARFF की होती है, जो नीचे मेंशन की गई है, जिसे हम एट्रीब्यूट रिलेशन फाइल फॉर्मेट कहते हैं। यानी जो .ARFF की फाइल होती हैं वो CSF फाइल फॉर्मेट में शामिल होती हैं, और इनको वीका डाटा माइनिंग के लिए चूज करता है। और मजीद डाटाबेस की भी जो ODBC फाइल्स होती हैं उनको भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, वीका उन्हें भी सपोर्ट करता है। बेसिकली वीका को डाटाबेस के डाटा की यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें कोई भी डाटा सेट भी आ सकता है, डाटाबेस से भी कोई फाइल्स को लिया जा सकता है। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट रिलेशन फाइल फॉर्मेट को एक्सप्लेन किया गया है कि जो .ARFF फाइल्स होती हैं ये कैसे होती हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं। दिस हैज टू पार्ट्स। नंबर 1, द हेडर सेक्शन डिफाइंस द रिलेशन, दैट इज डाटा सेट नेम, एट्रीब्यूट नेम एंड द टाइप। इसका सबसे पहला पार्ट जो है जिसे हम हेडर सेक्शन कहते हैं, इसके अंदर हम अपने रिलेशन का यानी अपने डाटा सेट का नेम देते हैं, उसका एट्रीब्यूट नेम देते हैं और उसकी टाइप बताते हैं कि वो किस टाइप का है। नंबर 2 पार्ट में द डाटा सेक्शन लिस्ट द डाटा इंस्टेंसेस। इस सेक्शन में डाटा के इंस्टेंसेस को लिस्ट किया जाता है कि उसके अंदर कौन कौन से इंस्टेंसेस यूज किए जा रहे हैं। An ARFF file requires the declaration of the relation, attribute and data. जो .ARFF फाइल होती है वो किस चीज की डिमांड करती है कि आपने रिलेशन को डिक्लेयर करना है, उसके एट्रीब्यूट को बताना है और उसके डाटा को डिफाइन करना है। डॉट एट रिलेशन, दिस इज द फर्स्ट लाइन इन एनी ARFF फाइल। ये जो डॉट रिलेशन है ये पहली लाइन होती है ARFF फाइल की, यानी ARFF फाइल को समझने के लिए कि ये कौन सा फाइल फॉर्मेट है तो उसका स्टार्ट जो है वो डॉट एट रिलेशन से स्टार्ट होता है। रिटन इन द हेडर सेक्शन, इसको हेडर सेक्शन में लिखा जाता है, फॉलोड बाय द रिलेशन डाटा सेट नेम। जो भी डाटा सेट का नेम होता है वो यहाँ रिलेशन के साथ मेंशन किया जाता है। द रिलेशन नेम मस्ट बी अ स्ट्रिंग एंड इफ इट कंटेन स्पेसेस देन इट शुड बी इनक्लोज्ड बिटवीन कोट्स। जो रिलेशन नेम है वो लाजमी तौर पर स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रिंग मल्टीपल या कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को कहा जाता है। तो इस तरह की स्ट्रिंग को हम रिलेशन नेम के तौर पे यूज कर सकते हैं, और अगर उस स्ट्रिंग के अंदर स्पेसेस मौजूद हैं
तो उन स्पेसिस को हम कोट्स के साथ इनक्लोज करेंगे। अगर वो एक सिंगल स्ट्रिंग है तो सिंपली उसको मेंशन कर देंगे, अगर वो स्पेसिस के साथ स्ट्रिंग्स हैं तो उनको कोट्स के साथ इनक्लोज किया जाएगा। ये देखें जी, एट्रीब्यूट, जब हम एट्रीब्यूट को डिफाइन करेंगे तो वो किस तरह से करना है। दीज आर डिक्लेयर्ड विद देयर नेम्स एंड द टाइप और रेंज इन द हेडर सेक्शन। इनको इनके नाम के साथ डिक्लेयर किया जाता है, इनकी टाइप के साथ, और इनकी रेंज क्या है उसको हेडर सेक्शन में डिक्लेयर किया जाता है। वीका सपोर्ट्स द फॉलोइंग डाटा टाइप्स फॉर एट्रीब्यूट्स। वीका कुछ खास किस्म की डाटा टाइप्स को सपोर्ट करता है अपने एट्रीब्यूट में। नंबर 1 है जी न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं, डिजिट्स आ जाते हैं, तो वीका जो है इस तरह की डाटा टाइप्स को भी सपोर्ट करता है। नंबर 2 पे नॉमिनल स्पेसिफिकेशन है। नॉमिनल स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि स्ट्रिंग्स जो स्पेसिस के साथ आती हैं उनको भी हम डाटा टाइप में कंसीडर करते हैं, उनको हम कोट्स के साथ इनक्लोज करते हैं। नंबर 3 पे है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डाटा टाइप्स को भी वीका सपोर्ट करता है। स्ट्रिंग डाटा टाइप्स में मैंने पहले मेंशन किया कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, तो इस तरह के कैरेक्टर्स की जो डाटा टाइप है उसको स्ट्रिंग कहा जाता है। और नंबर 4 पे है डेट, यानी डेट डाटा टाइप भी इसमें यूज की जाती है, और इसका खास फॉर्मेट होता है जिसमें सबसे पहले ईयर्स लिखे जाते हैं, फिर मंथ लिखे जाते हैं एंड देन डेट मेंशन की जाती है। तो इस फॉर्मेट को चूज करने के लिए हम डाटा टाइप यूज करते हैं जिसे हम डेट बोलते हैं। और इस एट्रीब्यूट को किस तरह से लिखा जाता है, एट डाटा डिफाइंड इन द डाटा सेक्शन फॉलोड बाय द लिस्ट ऑफ ऑल डाटा सेगमेंट। फिर जब हम डाटा के एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं उसके अंदर हम वो लिस्ट प्रोवाइड करते हैं उस डाटा सेगमेंट की जो हमने यूज करना है। सो ये हमारे पास एक डेटाबेस से डाटा को लिया गया है कि डेटाबेस से किस तरह से डाटा को हम फैच कर सकते हैं और उसके ऊपर डाटा माइनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ये उसका एक कोड लिखा गया है जिसकी मदद से डाटा माइनिंग को यूज किया जाता है। सो इससे आगे माय फ्रेंड बिलाल अहमद will further acquaint with you with this topic. So thank you very much and hopefully you will enjoy it. अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम है बिलाल अहमद, रोल नंबर 326। तो जैसा कि आपने वीका टूल का पहले इंट्रोडक्शन और कुछ एक्सप्लेनेशन को देखा, तो अब हम यहाँ पे वीका टूल को रन करके देखेंगे इसकी वर्किंग को। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी 5 एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिसमें हम अपने डाटा माइनिंग का जो मेन टास्क है एक्सप्लोरर में परफॉर्म करेंगे। तो इसको मैंने ओपन किया है एक्सप्लोरर को। तो वीका एक्सप्लोरर में हमारे पास यहाँ पे 6 टैब्स अवेलेबल हैं। तो इसमें हम जो है इसकी कुछ पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, बाद में जो है हम इस पे वर्किंग परफॉर्म करके देखेंगे। तो क्लास हमारे पास वीका एक्सप्लोरर में पहला टैब है प्री प्रोसेस टैब। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले डाटा फाइल को हम इंपोर्ट करेंगे, और जब हम डाटा फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे तो बाकी के जो टैब्स हैं ये भी हमारे पास यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, यानी कि हम इनको भी असेस कर सकेंगे। तो अगला टैब है हमारे पास क्लासीफाई टैब। इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स अपने डाटा पे अप्लाई करेंगे ताकि हम अपने डाटा की क्लासिफिकेशन कर सकें। तो अगला हमारे पास टैब है क्लस्टर टैब। इसमें हम कुछ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स अप्लाई करेंगे ताकि हम अपने डाटा को डिफरेंट क्लस्टर्स में कन्वर्ट कर सकें, डाटा की हम क्लस्टरिंग कर सकें, और हर क्लस्टर में हमारे पास सिमिलर टाइप ऑफ डाटा होगा। तो अगला टैब है हमारे पास एसोसिएशन टैब। इसमें कुछ एल्गोरिथम्स के जरिए हम एसोसिएशन रूल्स अप्लाई करेंगे ताकि हम अपने डाटा की आपस में एसोसिएशन को देख सकें, एनालाइज कर सकें। तो आगे हमारे पास सिलेक्ट एट्रीब्यूट्स टैब। इसमें हम कुछ एल्गोरिथम्स के जरिए जो है एट्रीब्यूट्स की रैंकिंग करेंगे, जिसकी बेस पे हम एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो हम एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट यहाँ पे इंक्लूड भी कर सकते हैं और कुछ एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी गैर ज़रूरी एट्रीब्यूट्स हैं, कोई रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं, तो उनको हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। तो विजुअलाइज टैब में हम अपने डाटा को 2 डायमेंशनल फॉर्मेट में जो है विजुलाइज कर सकते हैं, ग्राफ की सूरत में जो है हम उसको देख सकते हैं। तो क्लास हम यहाँ पे अपना वीका एक्सप्लोरर पर वर्किंग परफॉर्म करके देखते हैं। ये हमारे पास पहला प्री प्रोसेस टैब अवेलेबल है यहाँ पे। तो इसमें हम सबसे पहले जो है डाटा फाइल को इंपोर्ट करेंगे। तो हम यूआरएल के ज़रिए भी कर सकते हैं, डेटाबेस के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है अपने कंप्यूटर में से डाटा फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो जब हमने वीका टूल को इंस्टॉल किया था तो उसके साथ ही हमें कुछ डाटा फाइल्स जो हैं यहाँ पे दी जाती हैं।
तो ये वाली डाटा फाइल्स हमारे पास डाटा सेट्स जो हैं अवेलेबल हैं ARFF फॉर्मेट में। यहाँ पे जो ARFF फॉर्मेट है ये हमारे पास इसका वैलिड फॉर्मेट है जो कि हमें इस वीका टूल में अलाउ है। तो यहाँ से एक मैं डाटा को इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ हमारे पास इसका नेम है वेदर। एट्रीब्यूट्स हैं इस डाटा सेट के 5 और 14 इसके हैं इंस्टेंसेस। तो यहाँ पे हमारे पास 5 एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं और हर एट्रीब्यूट की यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं, डिफरेंट जो है इसकी यहाँ पे सूरतें हैं। यानी कि टेम्परेचर जो है हमारे पास हॉट है, माइल्ड है और कोल्ड है, और इसकी डिफरेंट जो इसकी विजुलाइजेशन है वो भी यहाँ पे हम इसको विजुलाइज फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो प्ले हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर, आउटलुक और इसकी तमाम की यहाँ पे वैल्यूज़ भी अवेलेबल हैं। तो हर एट्रीब्यूट को हम यहाँ पे अगर आप देखें तो रिमूव भी कर सकते हैं और इन पे हम कुछ फिल्टर्स भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे है हमारे पास क्लासीफाई टैब, और इस क्लासीफाई टैब में हम कुछ हमारे पास क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स अवेलेबल है यहाँ पे। तो एक हम यहाँ से ले रहे हैं एल्गोरिथम। तो हमारे पास यहाँ पे टेस्ट ऑप्शंस हैं कुछ, और इसमें हमने लिया है क्रॉस वैलिडेशन 10 फोल्ड्स, यानी कि हम अपने डाटा को 10 क्लासेस में जो है कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने स्टार्ट का क्लिक किया तो ये हमारे पास इसका आउटपुट रिजल्ट जो है शो हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वेदर का हमने जो है डाटा सेट लिया है, 14 इसके इंस्टेंसेस हैं, 5 एट्रीब्यूट्स हैं। ये हमारे पास टेस्ट मोड है, हमारे पास 10 क्रॉस वैलिडेशन, नेव बेस क्लासीफायर यूज़ किया है, और बाकी भी इसकी तमाम इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे करेक्टली क्लासीफाइड इंस्टेंसेस हैं 57%, इनकरेक्टली क्लासीफाइड इंस्टेंसेस हैं 47%, और इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगला हमारे पास टैब है क्लस्टर टैब, जिसमें हम क्लस्टरिंग परफॉर्म करेंगे अपने डाटा पे। तो एक मैंने यहाँ से एल्गोरिथम लिया, तो इसको हमने किया स्टार्ट, तो आउटपुट रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। ये हमारे पास सेम इंफॉर्मेशन है वही। तो के मीन्स हमने जो है यहाँ पे अप्लाई किया है एल्गोरिथम। नंबर ऑफ आइट्रेशन है हमारे पास 4, और इसको अगर आप देखें तो हमने 2 क्लस्टर्स में यहाँ पे जो है कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें हमारे पास पहले क्लस्टर में 10 इंस्टेंसेस हैं 71%, और दूसरे क्लस्टर में हमारे पास 29% यानी कि 4 इंस्टेंसेस हैं। तो अगर हम इसके क्लस्टर्स को जो है इंक्रीज करना चाहें तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू को चेंज करके इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो अब मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे 5 क्लस्टर्स जो हैं इसकी डाटा सेट के बन चुके हैं, और हर क्लस्टर में हमारे पास सिमिलर टाइप ऑफ डाटा जो है होगा। तो अगला हमारे पास टैब है एसोसिएट टैब। इसमें हम एक एल्गोरिथम को यहाँ पे जो है चूज कर रहे हैं। तो स्टार्ट के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ एसोसिएशन रूल्स जो हैं जनरेट हो चुके हैं। अब इन रूल्स की बेस पर हम अपने डाटा की जो है आपस में एसोसिएशन को एनालाइज करेंगे, और इसका जो मिनिमम कॉन्फिडेंस लेवल है 0.9% हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अगला हमारे पास एट्रीब्यूट है सिलेक्ट एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट वैल्यूएटर है, जिसमें हम एक एल्गोरिथम को जो है सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है इन्फोगेन एट्रीब्यूट वैल्यूएटर। तो सर्च मेथड एक हम यहाँ पे जो है देखते हैं। तो स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास ये आउटपुट इसका रिजल्ट शो हो रहा है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ रैंक्ड एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि हर एट्रीब्यूट की कुछ रैंकिंग शो हो रही है। तो इस रैंकिंग की बेस पे हम एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करेंगे और उन पे हम अपने जो है ऑपरेशंस को, यानी कि ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। डाटा एट्रीब्यूट्स को हम रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं डाटा की एक्यूरेसी के लिए। तो आखिर पे हमारे पास है विजुलाइज टैब। इसमें हम अपने डाटा को विजुलाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस के एट्रीब्यूट्स हैं, ये वाई एक्सिस के जो है एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये तमाम बॉक्सेस में जो है हमें ये जो है ग्राफ की सूरत में जो है ये शो होगा। यानी कि अगर मैंने इस बॉक्स को क्लिक किया तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो है टेम्परेचर का जो है अवेलेबल है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर हमारे पास शो हो रहा है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास ये प्ले का जो एट्रीब्यूट है यहाँ पे शो हो रहा है। तो यस के लिए हमारे पास ब्लू कलर है और नो के लिए हमारे पास रेड कलर है, और इसका जिटर स्केयर के जरिए भी जो है हम इसको देख सकते हैं। तो इसमें हम जो है तमाम एट्रीब्यूट्स को ये विजुलाइज फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में विजुलाइज कर सकते हैं। तो क्लास ये बहुत लेंथी एक टॉपिक था जिसको हमने बहुत कम वक्त में जो है एक्सप्लेन किया है।
और आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, और आपके जहन में उम्मीद है कि कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और अगर आप हमें क्वेश्चन पूछने की जहमत देना चाहें तो ज़रूर इस मेल पे जो है हमें क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।